बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इस वक्त क्या हो रहा है। स्टेटस को एंटे की बात हो रही है, यानी जो पहले माहौल था उसी माहौल पे हम लोग दोबारा पहुंच जाएं। चीन ने हमारी बात मान ली, चीन प्रेशर में आ गया और अब चीन पीछे हट रहा है। लेकिन इसके मायने क्या हैं? क्या हम चीन पे भरोसा कर सकते हैं? अगर चीन इस नहज पे पहुंचा, इस सिचुएशन पे पहुंचा, तो क्यों पहुंचा? इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स का क्या रोल था, हमारे डिप्लोमेटिक कोर का क्या रोल था और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या रोल था? आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, फॉर्मर डायरेक्टर, सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर एंड स्टडीज। सर, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया गौरव, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि अचानक क्या हुआ? चीन का दिल अचानक क्यों पलटा? अचानक एक दिन यह खबर आती है कि चाइना ने अग्री कर लिया। सर, चाइना मान गया कि हमें डिसएंगेज करना है, हमें हटना है एलएसी के। ये हुआ क्या सर? इसकी कहानी क्या है पीछे की? देखिए गौरव, मैं ये सोचता हूँ कि जो गलवान के बाद, मैं गलवान से शुरू करता हूँ कि उससे पहले चाइना तो मई में आया, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करी उसने, और जो हमारे एलएसी है, जो हमारे 45 साल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी था, उसने उसको भंग किया। वो 5 एग्रीमेंट पे बेस्ड था और बहुत अच्छी एग्रीमेंट्स चली थी। ये 45 साल चली थी, क्योंकि उससे पहले 25 अक्टूबर 1975 में गोली चली थी इस बॉर्डर पर। उसके बाद एलएसी पे कभी गोली नहीं चली, अभी भी नहीं चली है, वो अलग बात है। लेकिन गलवान ने सब कुछ बदली कर दिया। तो चाइना ने जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करी थी वो जून से लेके अभी फरवरी तक चलती रही। फरवरी में जो है चाइना ने माना कि मैं वापस जाऊंगा, और जो हमारी पोजीशन थी, इंडिया की पोजीशन एक ही थी। जो हमारी पोजीशन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जो अप्रैल 2020 में पोजीशन थी, आप वहां वापस चले जाओ। स्टेटस को एंटे के आपने जो स्टेटस को एंटे का मतलब है कि जो पहले से था आप वैसे वापस चले जाओ। और वो पहली बारी ऐसे मान के वो वापस जा रहा है, पेंगोंग में हो गया है। और अभी जो है जो मीटिंग चल रही है वो बाकी एरिया के लिए चल रही है। मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है। चाइना को भी पीस चाहिए, हमको भी पीस चाहिए, और चाइना को इंडिया चाहिए, इंडिया को भी चाइना के साथ रहना पड़ेगा। दोनों बड़े नेशंस हैं। और चाइना ने ये पहली बार 1979 के बाद, 1979 के बाद, जब वियतनाम में चाइना ने अटैक किया था, उनको एक टू टीच देम अ लेसन एज दे कहते हैं, और वहाँ पर मात खाई थी, वो वापस आया था। उसके बाद और देखें पिछले 40 साल में, 41 साल में, वो कभी जो उसने टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी हैं, चाहे वो मैरीटाइम में हो, साउथ चाइना सी में हो, चाहे कहीं भी हो, वो वापस नहीं गया है। उसने उसको धीरे धीरे निबलिंग जिसको कहते हैं, सलामी स्लाइसिंग बोल लीजिए, जो मर्जी बोलिए, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो वापस गया है। इसके लिए हमें श्रेय देना चाहिए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, जिन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं पेशेंस से और बड़े तरीके से काम किया। हमारे डिप्लोमेटिक कोर, क्योंकि 6 मीटिंग WMCC की हुई, और जो रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई मॉस्को में, जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई मॉस्को में SCO के दौरान वो हुई, और 9 मीटिंग हुई है कोर कमांडर लेवल टॉक्स की, और 10वीं अभी चल रही है जो जी। तो इस पे इसको देखते हुए उन्होंने देखा कि जो भारत है, इंडिया है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस का, खासतौर से आर्मी एयरफोर्स का LAC पे बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है इसमें। लेकिन साथ साथ हमें ये मान के चलना पड़ेगा, इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम देश एक साथ खड़ा हुआ है इसमें, और एक साथ खड़ा रहना चाहिए। जरूरी बात है, कुछ लोगों को ये नहीं ठीक लग रहा, और वो कहते हैं कि हमने क्यों किया, ऐसे क्यों किया। लेकिन जो स्टेटस को एंटे जिसकी बात करते हैं हम, और जो हमारी पोजीशन रही है पिछले 10 महीने से, अब वो हमको मिल रहा है और हम कहते हैं ये ठीक नहीं है। तो ये मेरी बात समझ नहीं आती है। तो सर, लेट मी इंटरप्ट यू सर, मैं आपको यहाँ पे बीच में, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ सर, मैं स्टेटस को एंटे। अब बात आती है सर कैलाश रेंज की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ आपसे। सर, कैलाश की बात आती है, अब लोग कहते हैं साहब अगर स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट था तो आपने फिर कैलाश रेंज क्यों छोड़ दिया? आप स्टेटस को एंटे की बात करते हैं, और जैसे कि आपकी मेरी पहले भी बात हो रही थी सर, कि अगर आप स्टेटस को एंटे मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अप्रैल 2020 वाले मामले पे हम लोग चले जाएं जो उसके पहले था, तो फिर पूरी तरीके से जाना पड़ेगा। आप आधे अधूरे नहीं कर सकते इसको। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर। इस पर जरा आप बताइए कैलाश रेंज के बारे में, बिकॉज ओवरलुकिंग द मोल्डो गैरिसन, हम लोग उसकी भी बात करते हैं, ओवरलुकिंग द मोल्डो गैरिसन, चाइनीज के ऊपर बड़ा प्रेशर आया, वहां पे SFF जाके बैठ गई थी सर। इसके बारे में जरा बताइए सर, क्या बात है?
देखिए ऐसा होता है कि हमारे जो ऑप्शंस होते हैं QPQ क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यू। अगर चाइना ने कुछ किया है तो हमने भी कुछ कर दिया है जी। तो ये QPQ ऑप्शन होता है। ये जो ऑप्शन है ये इन्फिनाइट नहीं हो सकता कभी भी। जी। ये नहीं कि आज मैंने कर दिया ये अगले 100 साल तक चलेगा। जी। ये टाइम एंड स्पेस में लिमिटेड होता है हमेशा। करेक्ट सर। और जो हमने कैलाश रेंज में हमें जाके ऑक्यूपाई करा 29-30 अगस्त को, उसने पूरा गेम बदली कर दिया। उसके बाद हम चाइना से जब बात कर रहे थे नेगोशिएटिंग टेबल पर, आपने पूछा ना चाइना ने पहले क्यों नहीं किया। पहले क्यों करते, क्योंकि वो उनका एडवांटेज चाइना था। अब ये तो एक किस्म का मैच चल रहा है ना, तो उसके बाद ये ड्रॉ मैच हो गया। अब ड्रॉ मैच हो गया, मैं ये नहीं कहूँगा एडवांटेज इंडिया हो गया, मैच तो ड्रॉ था क्योंकि वो भी काफ़ी जगह पे आया हुआ है ना, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर रखी उसने। तो हमने जब नेगोशिएट करा उसको पता लगा कि अगर मैं नहीं कटूंगा तो ये तो बैठे रहेंगे वहाँ पर। तो एक जो लिमिटेड ये एक ऑप्शन है, लिमिटेड ऑप्शन है। अगर कैलाश इतना इंपॉर्टेंट होता जितना हम सब बता रहे थे, हम पहले क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर रखा था। ये तो सोचने की बात है ना जी। और तीसरी बात, हमें चाइना पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूं। और अपने पे तो भरोसा करना चाहिए, कम से कम अपनी फौज पे भरोसा करो, अपने देश पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो। अगर मुझे दोबारा जरूरत पड़ती है तो हम दोबारा प्रीएम्प्टिव ऑक्यूपेशन कर दूंगा। एक बार पहले कर रखी है, दोबारा कर दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम। और जरूरी नहीं मुझे कैलाश रेंज में करना पड़े। हमारा 3488 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। जो QPQ ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास। अगर वो कुछ करेगा मैं कुछ और कर दूंगा। और वैसे वो भी कर सकता है, मैं ये नहीं कहता चाइना नहीं कर सकता, चाइना में बड़ी कैपेबिलिटी है उसमें भी करने की। तो उसको भी हमको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। हमको बहुत सारी आगे देखना पड़ेगा, कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। स्पेशली जो इसको कहते हैं ना 3 Rs, रोड्स, रिजर्व्स और रेडार्स। रेडार्स मुझको अर्ली वार्निंग देगा, रोड्स मुझको एक्सेस देंगी और मुझे क्विक रिएक्शन फोर्स कैपेबिलिटी देंगी, और रिजर्व्स जो हैं वो जाके ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये हमें कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। आप सोच रहे हैं, आर्म फोर्सेज ने, आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, जरूरी बात है इसको बड़ी अच्छी तरह स्टडी करा होगा, लेसन इसमें निकाले होंगे और अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहना कि कैलाश रेंज में अगर हम निकल जाते हैं तो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ये मैं कहने को, और हमारी तो जमीन है सर, हमारी जमीन है, चाइना के इंडिया के अंदर, वो तो हमने खुद ही छोड़ रखी थी अपनी खुद की जमीन। एक कहावत है, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। ये नहीं कहते कि मैं कैलाश रेंज से मैं हटूंगा नहीं, लेकिन आप हजारे से हट जाइए। तभी तो नेगोशिएशन चल रही है ना सर। हमको क्या चाहिए था, हमको वो मिल रहा है, और वो मिल रहा है तो हमको क्या क्या दिक्कत है, ये बताइए। आपने बिल्कुल ठीक बोला सर कि हम 8-10 महीने से ये बोल रहे हैं स्टेटस को एंटी, स्टेटस को एंटी हम लोग बात कर रहे हैं। अब स्टेटस को एंटी अगर मिल गया तो फिर उसमें कीड़े नहीं निकालने चाहिए कि ये दिस इज व्हाट वी वांटेड, वी गॉट इट, एंड व्हाई शुड वी अननेसेसरली पोक सर। अच्छा सर, मैं ये जो हम बात कर रहे हैं सर चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट की, और हमने पूरी, आपने कैलाश की बात करी, इसमें भी हमने एक चीज देखी कि जो टॉक्स चल रही हैं कोर कमांडर लेवल की टॉक्स, उसमें से पहले डिव कमांडर की, उसमें ब्रिगेड कमांडर, सब लोग गए थे टॉक्स में। पहली बार इतना विजिबल फोकस हमने देखा है सर मिलिट्री डिप्लोमेसी में। टॉक्स तो पहले से चलती आ रही है, बॉर्डर टॉक्स तो आज की बात नहीं है सर, गोइंग ऑन फॉर इयर्स एंड इयर्स, डेकेड्स। लेकिन पब्लिक आई में कभी इतना नहीं हुआ कि सर मिलिट्री कोर कमांडर टॉक्स, एवरी मीडिया चैनल हैज कवर्ड दोस कोर कमांडर टॉक्स, 10th कोर कमांडर टॉक्स चल रही हैं। डू यू थिंक द टाइम इज राइट फॉर मिलिट्री डिप्लोमेसी टू कम इन फ्रंट? क्या डिप्लोमेसी में मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्या उनका एक सॉलिड से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? देखिए, से तो हमेशा से रहा है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि से रहा है। अभी उस से का एक्सटेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा। पहले भी अब जब WMCC है, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, जो MEA में जो सेक्रेटरी ईस्ट वो हेड करता है, उसमें भी आर्मी के रेप रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब MEA जो है, जो डिप्लोमेसी है वो आर्मी को नहीं। डिफेंस डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे देश को और आगे बढ़ा सकती है। अगर आप देखें डिफेंस डिप्लोमेसी एक बहुत ही मतलब किसने बोला था कि 70% डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी फॉर इंडिया, ठीक है। चाहे आप फ्रांस से रफाल ले रहे हो, या इजराइल से कुछ ले रहे हो, या USA से FMS रूट से कुछ ला रहे हो, दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफेंस डिप्लोमेसी। चाइना से जो हम कर रहे हैं अभी बात, इक्वल टर्म्स में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर स्तर पे बात हो रही है, डिप्लोमेटिक स्तर पे, पॉलिटिकल स्तर पे, मिलिट्री स्तर पे। अगर हम मिलिट्री स्तर पे कमजोर रहेंगे, पॉलिटिकल जो है डिप्लोमेटिक कुछ नहीं कर सकते। वो मेन चीज़ जो है, जो कहते हैं ना, एक कहावत होती है, जो आखिरी 200 मीटर जो जवान है वो डिप्लोमेसी है। खास तौर से जब हमारी चाइना के साथ चलती है या पाकिस्तान, डिप्लोमेसी उतनी है जितना स्ट्रांग रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी एक समय आ गया है जहां डिफेंस डिप्लोमेसी इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए डिप्लोमेसी का, और उसको और एक दूसरे से जिसको कहते हैं ना वीव करना चाहिए, एक साथ मिलकर चलना चाहिए। अच्छा सर, कई लोगों ने बात करी काउंटर इंट्रूजन की, मैं इसके ऊपर जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा सर। काउंटर इंट्रूजन यानी कि
चीन अगर घुसने की कोशिश करता है भारत में, वो घुसा नहीं है, वो एलएसी पे रुक गया है और एलएसी पे ही झड़प हो रही है हमारी इस वक्त, फेस टू फेस। अभी तो डिसंगेजमेंट चल रही है सर, लेकिन गलवान भी ऐसा नहीं कि वो इंडिया के अंदर घुसाए, तो वो वहां पे तो PP-14 पे झड़प हो गई। मेरा कहने का मतलब है सर कि क्या आपको लगता है कि इंडिया के पास ये भी ऑप्शन है कि अगर कल चीन घुसने की कोशिश करता है तो एक काउंटर प्रेशर होना चाहिए कहीं और से, अरुणाचल से, लाहौल स्पीति से, उत्तराखंड से, कहीं से जो चाइना का बॉर्डर है वहां से इंडिया भी फिर घुसे और फिर चाइना से नेगोशिएट करे? ऐसा भी हो सकता है सर, ये पॉसिबल है? देखिए, ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेगा जी। कि ये बहुत वास्ट एरिया है, आपने तो नौकरी कर रखी है, जी, 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 बहुत जी, वास्ट बिल्कुल। एरियाज हैं, और ये पहाड़ हैं, यहाँ तो अगर 10 लाख आदमी लगा दो तो वो भी गुम हो जाएंगे। करेक्ट सर। तो ये तो है नहीं कि अगर हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो एक्शन रिएक्शन सिचुएशन है ना, वो नहीं होना चाहिए जी। तो हमको देख रहे हैं हमारे मुद्दा क्या है, मेन थिंग हमारे मुद्दा जो है हमारी एम से जो होगा। जैसे अगर हमारा एम था स्टेटस को एंटे, हमने क्या किया, उसने हम पे प्रेशर डाला, हमने उस पर प्रेशर काउंटर प्रेशर डाल दिया और हमने नेगोशिएट करा और खत्म कर दिया। अभी हम 10 जगह और जा सकते थे, वो भी 10 जगह और आ सकता है, उसकी भी तो फौज है ना वहां पर। तो ये हमारा मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा चाइना को नीचे दिखाने का नहीं था, हमारा मुद्दा था कि हमारी जो पोजीशन है स्टेटस को एंटे वो होनी चाहिए, और हमने हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है हर इंच जो जमीन की हमारी है वो हमारी होनी चाहिए। वही हमारा मुद्दा था, लिमिटेड सा मुद्दा है और बड़ा अच्छा मुद्दा है ये, तो वो हमने अचीव कर लिया। तो अभी ऑप्शंस तो पूरे हमारे पास हैं। तो आगे देखिए, चाइना में भरोसा नहीं करा जा सकता, मैं मानने को तैयार हूँ बिल्कुल इस बात को। अपने भरोसा करो, अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करो, अपनी फौज पे भरोसा करो, और अगर चाइना दोबारा फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करता है तो हम दोबारा एक और कैलाश ढूंढ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, इतना बड़ा एरिया हमारे पास, उसको कहीं और प्रेशर डाल देंगे। तो अभी अगर जो अभी हुआ है पिछले 10 महीने अगर आप देखें, तो किसी ने भी, चाइना ने भी गलवान के बाद इसको एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करी है। 29-30 अगस्त के बाद जब हमने कैलाश रेंज लिए, उसके बाद भी उसने एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करी है, ना हमने एस्केलेट किया है। चाइना थोड़ा चुप सा हो गया सर, चुप हो गया, तो चुप हो गया, क्योंकि उसको पता लग गया कि अगर वो कर सकता तो हम भी कर सकते हैं ना जी। हमने बराबरी करी उसकी, इक्वल और प्रोपोर्शनल डिप्लॉयमेंट करी, हमने सब कुछ इक्वल और प्रोपोर्शनल किया, जिसको मैं कहता हूँ नो ब्लिंकिंग नो ब्रिंकमैनशिप। ठीक है, हमने अपना एम जो है मुद्दा बिल्कुल रखा, जैसे वो अर्जुन होता है, उसने आंख देखी वहां रखा, हमने वही का वही किया। हमने मुद्दा जो था कि स्टेटस को एंटे का वो रखा, हमने बात बढ़ाई नहीं, हमने बात कम नहीं करी, हमने कहा ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा एम है, हम इसको अचीव करेंगे, तो वो हुआ है। सर मैं अभी एक आपको, जिसको क्रिकेट में गुगली कहते हैं ना सर, मैं आई वांट टू थ्रो गुगली टू यू सर। मैं चाहता हूं कि आप जरा ये, अगर आप, क्योंकि सर चाइना को थोड़ा सा लेसन्स तो मिले हैं सर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में इस बार, एंड दोज लेसन्स वर नॉट वेरी प्लेजेंट सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड की नौकरी वैसे भी प्लेजेंट होती नहीं है, इट्स टेरिफाइंग एट दैट हाइट सर, क्योंकि ये लोग तो टिबेट के प्लेन्स में थे और इनके तो हाईली मैकेनाइज्ड आर्मी हो चुकी है सर, उन्होंने स्ट्रेंथ भी अपनी कम कर दी है, मैकेनाइज कर दी है, और वो उस टाइप के लोग भी नहीं है सर जो वहाँ पे आके ना वो पूरा करें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, अगर, और गुगली ये है सर मेरी आपको, कि अगर आप चाइनीज जनरल होते सर, तो आप किस तरीके से देखते, आपकी लर्निंग्स क्या होती हैं इससे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ओनली ऑफ हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर? क्योंकि सर ये 4 साल के 3 साल के लिए इनके ट्रूप्स आते हैं सर, सिंगल फैमिली का एक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, इनको लिटिल एम्परर्स बोलते हैं सर, आपको पता ही है चाइना में, यू नो बेटर देन मी, दे को लिटिल एम्परर्स। अब ये फंस गए सर हमारे जवानों के साथ, वो हमारे जवान बेचारे वो 2-2 3-3 हाई एल्टीट्यूड के टेन्योर काटे हुए, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जो एक लूज टर्म होता है ना सर, पुराने चावल उन्होंने सब देखा हुआ है सर, दे हैव डन एवरीथिंग सर। कोई सियाचिन में रहा है, आप उनके रिबन्स देखिए, आपको पता है किसने कहां पे नौकरी करी है, यू कैन कम टू नो इन 2 सेकंड्स। अब चाइना उनके साथ भिड़ गया, तो ये तो होना ही था चाइना के साथ। लेकिन अगर आप एक चाइनीज जनरल होते तो आप क्या लेसन, आपके लिए लेसन क्या होते सर? देखिए, पहली बात तो शुक्र है मैं चाइनीज जनरल नहीं हूँ। ठीक है, और नॉट अ गुड टाइम टू बी अ चाइनीज जनरल, नॉट अ गुड टाइम टू बी चाइनीज जनरल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय इंडियन एंसेस्ट्री एंड इंडियन सोल्जर, मैं इंडियन सोल्जर हूँ सर। अभी आप बिल्कुल ठीक बोला, चाइना जो है उसकी सस्टेनेंस वहाँ पर नहीं थी एट द ग्राउंड लेवल। देखिए, चाइनीज आर्मी है, हमें समझना चाहिए, कंस्क्रिप्ट आर्मी है, उसके 40% कंस्क्रिप्ट होते हैं, जो 20% हर साल टर्नओवर होते हैं। अभी जो कंस्क्रिप्ट्स होते हैं, ये हमेशा जरूरी बात है, ये टेक्निकल आर्म्स में नहीं हो सकते। कंस्क्रिप्ट को आप बोलेंगे नहीं कि टेक्निकल आर्म में चला जाए, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी में भी जो PLA जो है इनकी टेक्निकल है, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग पीरियड चाहिए। तो ये क्या हुआ है, इनके जो कंफर्ट लेवल्स जैसे आपने बताया वो आ गए, और ये जाके इन्फेंट्री में, इन्फेंट्री आर्मर्ड में आके ये नौकरी करें, GD टाइप के, हाँ GD टाइप के सोल्जर्स हैं ये। हमारे बिल्कुल अलग है, हमारे जो GD टाइप सोल्जर सबसे बेस्ट हैं वो,
Correct, sir. वो कुछ भी कर देगा। Yes, sir. उसके लिए जो रेजिमेंट है, जो यूनिट है, वो नाम नमक निशान है, उसके लिए वो जान भी दे देगा। बिल्कुल, ले भी लेगा सर, ले भी लेगा जान, मर लेगा, मर मिटेगा, ठीक है। उसके वो निशान पे कुछ नहीं आने देगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ, सितंबर में और मार्च में 2 टर्नओवर होते हैं इनके, जो कंस्क्रिप्ट्स के टर्नओवर होते हैं। जो सितंबर टर्नओवर होना था कंस्क्रिप्ट्स का, लेह लद्दाख में जो है टर्नओवर हुआ नहीं इनका। जो बिल्डअप टर्नओवर नहीं हुआ। अभी जो मेरा टेन्योर खत्म हो गया, मैं तो सोच रहा हूँ मैं सितंबर में वापस जाऊंगा, अपने बुड्ढों की देखभाल करूंगा। 1:8 का, जैसे बताया आपने, 1:8 है। Yes, sir. एक जवान जो होता है, एक जो वो है, वो 8 की फैमिली देखता है। दो अपने बीवी के, 2 उसके माँ बाप, 2 उसके माँ बाप, तो 1:8 का कंसेप्ट चलता है वहां पर। अभी सितंबर में उसे वापस जाना था, और यहाँ पर जनवरी फरवरी हो गया, और फरवरी उनका न्यू ईयर होता है, वो वापस नहीं जा पाया। तो उसमें काफी हार्ड बर्न होते हैं अंदर। ये ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, ये बहुत फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि एंड में तो उसने आंखों में आंख मिला के तो सामने देखना ही है ना उसने। तो उनके पास इतनी स्टिंग पावर नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है उनके पास। तो वो एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा जो है स्ट्रैटेजिक लेवल पर है, क्योंकि चाइना ने जो करना था वो करा। उसने देखा कि अभी ये मेरा मुद्दा जो है हल नहीं हो रहा है, जो उसने इंटेंट थी उसकी मिलिट्री कोऑपरेशन की। क्योंकि चाइना जो है ना, एक ऐसा देश है जो उसकी 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है, इस पर पहले ये बात कर चुके हैं। और वो चाहता है कि दुनिया में कोई उसको क्रिटिसाइज ना करे, ठीक है। बड़ी टची है। अभी उसका BRI था, सब देशों ने उसका BRI में या तो हामी मिलाई है या उनको साइलेंट रहे हैं। इंडिया इकलौता देश था जिसने बोला कि BRI गलत है, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो गलत है, और ना हमने उसका हिस्सा बनने की कोशिश करी। तो चाइना कभी अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ना कभी आंच नहीं आने देना चाहता है। उसने सोचा सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, चाहे वो डेट ट्रैप हो, वर्ल्ड डिप्लोमेसी हो, मिलिट्री कोऑपरेशन हो, जैसे भी वो बनाना चाहता है। दैट्स अ कम्युनिस्ट वे ऑफ लाइफ। तो इंडिया को जब उसने देखा नहीं करा, तो मिलिट्री कोऑपरेशन की कोशिश करी उसने। मैं नहीं मानने को तैयार ये छोटे मोटे एक पहाड़ी के पीछे आया था वो, या हमारी रोड के पीछे। रोड तो हमारी 19 साल से बन रही है, उसको पता है हम वहाँ डट के रहेंगे। तो वो हम पे दबाव डालने आया था, हम दबे नहीं। अभी उसको वापस जाना पड़ रहा है। तो चाइना अगली बार ये जब आएगा, ये नहीं कहता कि आएगा या नहीं आएगा, आ सकता है, और हमें कंटिजेंसी करनी चाहिए कि वो आ सकता है। तो वो तैयारी करके आएगा, उसको वो भी सबक सीखेगा, वो भी लेसन लर्न करेगा। अभी हमने उसको चेस गेम की उसको आउट मैनूवर करना है, जैसे अभी किया है। उसको आउट स्मार्ट करना है, उसको आउट थिंक करना है। उसके लिए हमें कैपेबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है, और कैपेबिलिटी हमें हर डोमेन में चाहिए। ये नहीं सिर्फ आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, बाकी मल्टीपल डोमेन्स हैं। साइबर की कैपेबिलिटी चाहिए, स्पेस की चाहिए, स्पेशल ऑपरेशंस की चाहिए। हमारे डिप्लोमेट्स को आगे देखना पड़ेगा क्या करना है, हमको बाइंड टू बैलेंस करना पड़ेगा लाइक माइंडेड नेशंस के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, जिनके नेशनल इंटरेस्ट हमारे कन्वर्जेंस है, कॉन्ग्रुएंस है। तो बहुत काम आगे करने को बाकी है, ये खत्म नहीं हुआ है। ये अभी शुरू, दिस इज द बिगिनिंग, नॉट द एंड, बट इट्स अ गुड बिगिनिंग। सर हम बात कर रहे थे GD सोल्जर्स की, तो मैं भी एक GD टाइप का ही सवाल पूछता हूँ सर आपसे। ये बड़ा ना सर एक हुआ बनाया गया था कि चाइना का जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमाल का है, और होगा भी सर। आई एम नॉट डाउटिंग, मैंने तो देखा नहीं, बट क्योंकि हमारे टाइम पे इतना नहीं था। लेकिन अभी वो कह रहे हैं साहब कमाल का बॉर्डर स्ट्रक्चर, और BRO भी लगी हुई है सर अपना बॉर्डर स्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एट द बॉर्डर, ये ठीक करने में। लेकिन हुआ क्या सर, ये मतलब कि इंस्पाइट ऑफ चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर, इकोनॉमिक मिरेकल, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी, पैसे की कमी नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, ये चीन का एक हुआ था सर। ये चीन हट कैसे गया? मतलब मैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के उससे नुक्ता नज़र से बात आपसे कर रहा हूँ सर, कि बॉर्डर पे जब आप कहते हैं इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके रहने के लिए नहीं था, कि सिर्फ रोड्स तक उनका लिमिटेड था? ये बात क्या हुई सर? चाइना मतलब सब कुछ तो है, पैसा है आपके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास ऐसा भी नहीं कि डेमोक्रेसी है जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी हर दूसरे दिन आपकी टांग खींचती है। वहाँ पे तो शी जिनपिंग है सर, ही इज गॉड, वो तो भगवान है, उसने जो बोल दिया वो हो गया। वहाँ पे सिंगुलर कमांड है चाइना में। इसके बाद भी ये सब चीज़ें चाइना के फेवर में होने के बाद भी ऐसा क्या हो गया सर कि चाइना अब वापस पीछे हट रहा है और बड़ी तेज़ी से पीछे हट रहा है? देखिए, पहली बात तो मैंने कहा चाइना ने कभी इतने असेसमेंट नहीं कर रहा था कि उसको ऐसा रेजोल्यूट रिस्पॉन्स मिलेगा। ये बात सच है सर। ये हमें अपने आप को थोड़ी सी शाबाशी देनी चाहिए इसमें जी। हम बड़े क्रिटिकल होते हैं अपने एक्शंस की। तो चाइना ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने तैयारी नहीं करी थी। और दूसरी बात ये देखने की है, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छा है, मतलब कोई शक नहीं होना चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरफील्ड्स हैं, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन हैं, रोड्स हैं, आप बोलिए उसका सब कुछ है वहाँ पर। लेकिन उसके जो PLA है वो जाके पीछे रहती है अपने बैरक्स में, फर्स्ट क्लास बैरक्स हैं उसके, हीटेड बैरक्स हैं, वहाँ रहती है, वहाँ से आती है पेट्रोल करके और चली जाती है। क्योंकि हम LAC पे रहे हैं, वो जब आते थे आधा दिन खाना नहीं होता, वो कहते हैं हमको रियल जूस पीना है, सिगरेट पीते हैं हमारी,
हम बैठ के शराब भी पीते उनके साथ, ऐसी बात नहीं है सर। ठीक है, उनको बड़ी अच्छी लगती है हमारी शराब, खास तौर से कॉन्टेसा राम, ठीक है। तो हम उनको देते उसमें क्या है, वो भी तो पेट्रोल है, वो आ रहा है, फौजी आ रहा है, तो ठीक है हम करते हैं। तो लेकिन जब वो अपनी तरफ रहता है तो ठीक है, हमारी तरफ कोशिश करता है, फिर वहां पर कोई दोस्ती नहीं है, कोई नहीं है। तो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे सिर्फ एक ही हिस्सा होता है, उसके बाद एंड में तो उसने आके पहाड़ों पे ऊपर रहना पड़ेगा ना सर। तो वो तो उसने कभी देखा नहीं था, ना उसने उम्मीद करी थी, ना उसने तैयारी करी थी। उनकी एक्सरसाइज भी एरिया होते हैं वो भी प्लेटो में है सर। तो चढ़ना, ऊपर चढ़ना और प्लेटो में चलना जो है जमीन आसमान का फर्क है। रोड हेड एक जगह रुक जाएगा। हम दोनों चले हुए हैं, बाकी बहुत सारे हमारे जवान चले हुए हैं, बहुत सारे हमारे साथी चले हुए हैं। बिल्कुल सर। अगर आपने चढ़ना 5000 मीटर पे तो जिसको कहते हैं ना फौज में हाईएल्टी रहता है, हाईएल्टी वर्ड बोलते हैं, हाईएल्टी हो जाता है। हाईएल्टी है एक ऐसा वर्ड है जो हर एक चीज को एक्सप्लेन कर देता है। यस सर। ठीक है, तो वो हाईएल्टी हो जाता है, तो उससे दिमाग से लेके घुटने तक और एडी तक सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। एक जवान का बड़ा सब हाईएल्टी हो गया। बिल्कुल बस बिल्कुल। देन इट इज दिस थिंग। अच्छा सर, मैं एक तो छोटे छोटे और सवाल आपसे पूछूंगा सर। एक तो शुरू में ही मुझे ऐसा लग रहा था, काफ़ी लोग कह रहे थे नहीं चाइना आएगा और यहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन है। मुझे भी लगा सर, जबकि मैं तो फौज में कंपनी कमांडर था सर, मैं छोटा सा एरिया था अपना, AOR तो छोटा ही होता है कंपनी कमांडर का। लेकिन सर मैंने देखा कि ये टेंट में आके टेंट में रह रहा है चाइना, ना कोई ऐसे उसने शुरू में पुख्ता मजबूत बंकर बनाने की कोशिश करी, ना उसने ट्रेंचेस खोदी। सामने बिल्कुल सर एक एयरबस्ट होता और सारे के सारे चले जाते। अगर वहां पे ये बात आर्टिलरी शेलिंग की होती तो क्या डे 1 से हमें तो पता ही था सर, दिस वाज नथिंग बट कोअर्सिव मिलिट्री डिप्लोमेसी, कि हम थोड़े से अपने सर, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, डोले शोले थोड़े से दिखाएं इंडिया को, थोड़ी सी आंखें दिखाएं, डरा दें। और वो इंडिया डरा नहीं, वहां पे इंडिया वहां पे डटा रहा। देन इट गॉट एम्बैरेसिंग फॉर द चाइनीज। और फिर वो मेरा जो आंकलन है सर, जो मैं समझता हूं, फिर चाइनीज एक फेस सेविंग मेथोडोलॉजी ढूंढने लगे सर, कि किसी तरीके से इज्जत बच जाए और हम निकल जाए। क्या मेरा आंकलन सही है सर? 100%। चाइना को एक फेस सेविंग एग्जिट चाहिए था, वो उसको मिल गया फेस सेविंग एग्जिट सर। और अगर इंडिया ने दे दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमको भी स्टेटस को एंटे चाहिए था, उसमें देखो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए सर। हमको अपना मिल गया, उनको वापस जाने को मिल गया, तो एक विन विन सिचुएशन है। जहाँ तक चाइना की बात है, अगर आप देखें उसके डिप्लॉयमेंट में, आपने बिल्कुल ठीक बोला, देखो कैमोफ्लेज कंसीलमेंट कहीं नहीं थी, उसके टैंक्स भी ओपन में थे। बिल्कुल सर। जब हमने वीडियो देखे उसके टैंक्स वापस जाते हुए तो कैमोफ्लेज ही नहीं था वहाँ पर सर। तो इसका मतलब वो सिर्फ पोस्टिंग करने आया था। यस सर। दिखाने आया था मैं बहुत ताकतवर हूँ, हमने जैसे आपने बोला डोले शोले लेके आया था, हमने बोला ठीक है तेरे डोले ठीक है, हमारे डोले भी बहुत अच्छे हैं, तो देखी जाएगी। आजा एक किस्म से जिसको कहते हैं ना मेंटल जो रोबस्टनेस थी वो हमने दिखाई उसको वहां पर, और वहां पर हमारी जीत हुई है। मैं इसको जीत बोलूंगा जी, बिल्कुल। मतलब उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसमें बड़ी गर्व की बात है कि हमने इतने बड़े देश को, जो हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ा है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में, उसको हमने अपनी जो हमने बड़े संयम से काम किया है सर। टाइम लगे तो टाइम लगेगा, उसमें क्या है, लेकिन वो वापस गया है, वापस जा रहा है और वापस जाएगा। ये हमने बड़ा उसको सीधा सीधा बोल दिया कि आपको तो वापस जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम यहाँ डटे हुए तो हम डटे रहेंगे यहाँ पर बिल्कुल। तो ये पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले थोड़ा कम स्केल में था, इस बार स्केल बहुत बढ़ गया था। तो उसने सोचा वो कर लेगा और वो नहीं कर पाया है। और मेरे ख्याल से उसका कभी भी वॉर का इरादा नहीं था, क्योंकि 50,000 आदमी लाने से इस इलाके में 50,000 आदमी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। माउंटेन्स ईट मैन सर। हाँ, आपने बोला ना सर 10 लाख आ जाए तब तक नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता, 50,000 से क्या कर लेगा वो। 50,000 से देखिए 1:9 या 1:12 की रेशियो में कम्बैट रेशियो चाहिए होती है। तो अगर एक कंपनी वहां पर है, अगर 100 आदमी की, तो आपको 1200 आदमी चाहिए उसको कैप्चर करने के लिए, 900 आदमी चाहिए कम से कम कैप्चर करने के लिए उसको। तो 50,000 में क्या कर लेगा वो। तो आई थिंक वॉर वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर चाइना। War is not an option for China. War is also not an option for India. India also not want war. हमारे इतने वेलबींग ऑफ 1.3 बिलियन पीपल हमारे हैं, तो हमने भी वो हम तो पीस लिविंग नेशन है वैसे भी सर, हम तो रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हमको वॉर नहीं चाहिए। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम अपने जो राइट्स हैं, जस्ट एट बेलम है, जस्टिस जो जस्ट वॉर है, हमारी जस्ट वॉर थी ये, हम बिल्कुल ठीक थे उसमें, जस्टिस मॉरल राइट थी हमारे पास, हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे। तो वो जो हमने सिग्नल दिया चाइना को, वो बहुत लंबा चलेगा ये सिग्नल। अच्छा, सो मेरा आखिरी सवाल आपसे सर, व्हाट आर द लेसन्स फॉर द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी ने क्या सबक सीखा इस पूरे 8-9 महीने में, जो 9 महीने का पूरा ये रहा है सिस्टम सर? इंडियन आर्मी ने क्या, आपको क्या लगता है कि क्या सबक सीखे होंगे इंडियन आर्मी ने? जरूरी बात है, जो आर्म फोर्सेज हैं उन्होंने अपने स्टडीज़ करी हैं और उसमें से लेसन लर्न होंगे। जो हमारी खामियां हैं उसको दूर करेंगे और जो हमारी स्ट्रेंथ्स है उसको कंसोलिडेट करेंगे। ये उनकी बात है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। और ये ओपन सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल, जहाँ में सबसे पहले हमको जो है
सबसे बड़ी चीज़, और मैं फ्रैंकली बात करूंगा आपसे, 2-3 मिनट इसमें लगाऊंगा मैं। जी बिल्कुल। एक तो जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वहाँ पर उसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आईटीबीपी है वो उसका अलग कमांड चैनल है, हमारा अलग चैनल है। आईटीबीपी बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए है और जो आर्मी वहाँ पर है बॉर्डर डिफेंस के लिए है। अभी उस दोनों को मिला के चलना पड़ेगा, और जैसे हमारा एलसी पर है वहाँ पर हमको एक साथ एक कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर चाहिए। मैं ये अंडर कमांड होती है, अंडर ऑपरेशन कंट्रोल, अंडर ऑपरेशन कंट्रोल। मैं ये नहीं कहता कि एलएसी एलसी बन गई, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। एलसी डिफाइंड है, साइंड है, और उसके डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। बिल्कुल हमको कभी नहीं बोलना एलएसी एलसी बन गई, एलसी में अभी तक फायरिंग नहीं हुई है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। वो एक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी थी आपने, हमको वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। हमको रोड चाहिए, हमको हेलीपैड्स चाहिए, एएलजीस चाहिए, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन चाहिए, और हमें चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए जो बॉर्डर एरियाज में लोग हैं वहाँ पर। अगर देखिए चाइना 623 विलेज के आसपास बना रहा है, वहाँ पर वो अपनी हैंड पॉपुलेशन लेके आएगा। हमारे जो लद्दाख के लोग हैं उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है, बिल्कुल। हमारे बॉर्डर एरिया के लोग बहुत मदद, उनके बिना हम नहीं वहाँ रह सकते सर। हमको उनको श्रेय देना चाहिए। जो हमारे बॉर्डर एरिया के लोग हैं, चाहे लद्दाख के हों, सिक्किम के, अरुणाचल के हों, और या सेंट्रल सेक्टर उत्तराखंड के हों या हिमाचल के हों, उनके बिना वहाँ नहीं रह सकते। वही सब काम हमारे सब साथ मिलकर हम काम करते हैं जी। तो उनके लिए भी ज़रूरी है, उनके एजुकेशन है, उनका हेल्थ है, उनको कनेक्टिविटी चाहिए, तो वो हमको वहाँ पर उनको देनी चाहिए। और उनको इंटरग्रेट, जो हमारे जो इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रेडार ग्रिड है वो तेज करना पड़ेगा। हमको आई इन द स्काई चाहिए, हमको 24/7 सर्विलेंस चाहिए, ताकि हम कल को उनको प्रीएम्प्ट कर सकें। हमको क्विक रिएक्शन फोर्सेस चाहिए, हमको एविएशन एसेट्स चाहिए, एयरफोर्स में हमें कैपेबिलिटीज चाहिए, अभी आ रही हैं, चाहे वो रोटरी विंग हो, चाहे फिक्स विंग हो, चाहे फाइटर्स हों, हमको और बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमको करनी पड़ेंगी, मतलब इसमें तो कोई अंत नहीं है। तो ये लेसन्स लेके चलेंगे, जॉइंटनेस है, इंटीग्रेशन है, तो ये भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मेडिकल सर्विसेज हैं, उसको देखना पड़ेगा। हमारे रैपिड एक्लिमेटाइजेशन है, जैसे एक्लिमेटाइजेशन अगर यहाँ करते हैं तो हमको 2 हफ्ते लग जाते हैं एक्लिमेट करने के लिए। रैपिड एक्लिमेट के तरीके की जरूरत पड़े तो वो करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको लेसन लर्न हैं, और जो हमने अच्छा काम किया है हमको उसको आगे और रिफाइन करके उसको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपने जो बताया सर वो चीज़ें हमारे व्यूअर्स को आई एम श्योर बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि आसान शब्दों में आपने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को हमें समझा दिया। इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।